करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड पश्चिमी राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों का अध्ययन। राजनीतिक सत्ता और आर्थिक प्रलोभन के संयोजन से उत्पन्न होने वाली बुराइयों के लिए एक साहसपूर्ण उपचार है। प्लेटो की रिपब्लिक का मूल उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जो सभी प्रकार के विकारों से दूर हो, जिसके शासक निस्वार्थ और सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रेरित हो तथा वासना, प्रलोभन, चिंताओं से मुक्त हो, जिसमें एकता, व्यवस्था और न्याय सिद्धांत विद्यमान हो। इस आदर्श राज्य की प्राप्ति हेतु प्लेटो ने राज्य द्वारा संचालित और नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था की और इसी उद्देश्य के साधन के रूप में संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की भी व्यवस्था की। वस्तुतः प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार को दो ऐसी बाधाएं समझता है जो शासकों को स्वार्थी, अनैतिक और पदभ्रष्ट कर सकती है। प्लेटो की धारणा है कि अशांति, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, संघर्ष, विद्रोह आदि बुराइयां राजनीतिक और आर्थिक सत्ताओं के मेल से उत्पन्न होते हैं और जब तक इनका पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं कर दिया जाता तब तक शासक अच्छाई और कल्याण को नहीं देख सकते और राज्य में शांति नहीं रह सकते। प्लेटो के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं और इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर पे है अर्ध साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद पूरे समाज पर लागू नहीं होता है, अर्थात यह राज्य के सभी नागरिकों या वर्गों पर लागू नहीं होता। यह केवल दार्शनिक, शासकों, सैनिकों पर लागू होता है। उत्पादक वर्ग, जिसके अंतर्गत श्रमिक, कारीगर, कृषक आदि सम्मिलित होते हैं, उन पर यह लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद राज्य के अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, बहुसंख्यकों पर नहीं। इसी कारण प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विच्छेद। यह राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है। प्लेटो की धारणा है कि जब तक आर्थिक प्रलोभन का राजनीतिक सत्ता से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं कर दिया जाता, तृष्णा के विवेक पर हानि होने का भय विद्यमान रहता है। प्लेटो ने लिखा है, साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और ऐसी स्थिति में रक्षक भक्षक बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है न्याय सिद्धांत का पूरक। यह न्याय सिद्धांत की पूर्ति का साधन है, अर्थात प्लेटो का साम्यवाद स्वयं में साध्य या उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह उद्देश्य प्राप्ति के लिए साधन है। यदि अपने अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है, तो यह आवश्यक है कि शासक वर्ग स्वार्थ, लाभ, चिंता, वासना आदि के तत्वों से दूर रहें और वंचित रहें। राज्य की एकता में सहायक। यह राज्य की एकता को बनाए रखता है, अर्थात शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से वंचित रखकर प्रतियोगिता, फूट, ईर्ष्या, संघर्ष, विद्रोह के तत्वों को नियंत्रित करना चाहता है। प्लेटो स्त्रियों के साम्यवाद का उद्देश्य केवल स्त्रियों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि राज्य को उसके आधे भाग की सेवाएं उपलब्ध कराना और शासकों में संघिक भक्ति की भावना पैदा करना चाहता है। अर्थात ये तेरे मेरे की भावना को समाप्त कर राज्य की एकता को बनाए रखना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं करना। यह समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं करता, अर्थात यह शासकों और सैनिकों को संपत्ति से वंचित तो करता है, परंतु उत्पादक वर्ग को संपत्ति की अर्जन और उसके उत्पादन का अधिकार देता है। लेकिन इस पर भी समाज के राज्य के नियंत्रण को आवश्यक मानता है, ताकि न कोई अधिक धनी हो सके न अधिक निर्धन। यह है प्लेटो के साम्यवाद के कुछ उद्देश्य और विशेषताएं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम कि प्लेटो के साम्यवाद पर प्रभाव। संपत्ति और परिवार का जो साम्यवाद का विचार है उसका मौलिक विचार नहीं था।
या किसी न किसी रूप में ग्रीक नगर राज्यों में विद्यमान था। जैसे कि एथेंस में व्यक्तिगत संपत्ति पर कभी नियंत्रण रहा। स्पार्टा में व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा तो थी, परंतु उपज का एक भाग सामूहिक भोजनालयों में जाता था। वस्तुतः स्पार्टा में संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, स्वामित्व और उसका उपयोग का सुंदर समन्वय था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो की साम्यवादी विचारधाराओं पर ग्रीक प्रथाओं का प्रभाव था। वहाँ उस पर एथेंस में स्त्रियों की दुर्दशा, महत्वहीनता का भी प्रभाव था। वह स्त्रियों का उत्थान करना चाहता था और उन्हें राज्य के कार्यों में भाग लेने के प्रोत्साहित करना चाहता था। प्लेटो की साम्यवादी योजना। प्लेटो की साम्यवादी योजना के दो भाग हैं। फर्स्ट है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। आज हम करेंगे संपत्ति का साम्यवाद। धारणा है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदीहीन बनाती है, जो राष्ट्र की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। अतः प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। संपत्ति की साम्यवाद के औचित्य को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने नैतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और राजनीतिक तर्कों के रूप में अनेक आधार रखे हैं, परंतु संपत्ति की साम्यवाद का मूल आधार व्यवहारिक तथा राजनीतिक है। प्लेटो की मान्यता है कि यदि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को एक हाथ में केंद्रित कर दिया जाए तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का प्रयोग अपने आर्थिक लाभों को बढ़ाने के लिए करेंगे और शासित उनके स्वार्थी, पदलोलुप व्यवहार से घृणा करेंगे। इन दोनों विरोधी विचारों से प्रतिद्वंदता, ईर्ष्या, घृणा, संघर्ष आदि को बढ़ावा मिलेगा और इससे राज्य की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। प्लेटो ने दार्शनिक दृष्टि से भी संपत्ति की संवाद को उचित ठहराया है। उसका कहना है कि संपत्ति का आधार कार्य विशिष्टीकरण एवं कार्य विभाजन का सिद्धांत है। जब शासकों का प्रशिक्षण विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है तो उन्हें श्रेष्ठ नियमों के अधीन होना चाहिए। संपत्ति, परिवार जैसी चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। प्लेटो नैतिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत संपत्ति को हानिकारक मानता है। वह कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को इकाई के रूप में दिखती है, समष्टि के रूप में नहीं, अतः ये अनैतिक है। प्लेटो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत संपत्ति को एक बुराई मानता है। वह कहता है कि जब संरक्षक वर्ग विवेक और उत्साह के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उन्हें तृष्णा, सुधा से आकर्षित नहीं होना चाहिए। प्लेटो का कहना है कि तृष्णा विवेक को कुंठित और उत्साह को ठंडा करती है और न्याय के संतुलन को बिगाड़ती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी संपत्ति बुराई है। अर्थात इस प्रकार हम मानकर चलते हैं कि प्लेटो की संपत्ति के संवाद में शासकों और सैनिकों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें संपत्ति के अर्जन का अधिकार केवल उत्पादक वर्ग को है, परंतु उसका यह अधिकार नियंत्रण में है। नेक्स्ट अब करते हैं संपत्ति की संवाद का मूल्यांकन। प्लेटो की संपत्ति की संवाद की ये कहकर आलोचना की जाती है कि यह अर्ध संवाद है। यह राज्य की एकता के स्थान पर उसका विघटन करता है और अनेक आधार है जिनके आधार पर प्लेटो के संवाद सिद्धांत, संपत्ति के संवाद सिद्धांत की आलोचना की जाती है। जिसमें फर्स्ट है अर्ध संवाद। प्रोफेसर बार्कर और प्रोफेसर नेटलशिप का कहना है कि संपत्ति का संवाद अर्ध संवाद है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता, केवल समाज के दो वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, जो कि संख्या में बहुत कम है। दूसरी आलोचना या कमी है अव्यवहारिक एवं नकारात्मक। प्लेटो का संवाद अव्यवहारिक भी है और नकारात्मक भी।
आधुनिक साम्यवाद की भांति यह राज्य की पूर्ण जनता के भौतिक कल्याण की बात नहीं करता। यह उत्पादकों को व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार देकर और शासकों तथा सैनिकों को उससे वंचित रखकर राज्य की एकता को बनाए रखने के स्थान पर उसका विभाजन को बढ़ावा देता है। यह एक राज्य में दो राज्यों को जन्म देता है और इससे राज्य में संघर्ष, विद्रोह और प्रतिद्वंदता बढ़ती है। तीसरा आलोचना का पॉइंट आ जाता है संपत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ। संपत्ति का साम्यवाद संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समुचित ढंग से सुलझाने में असमर्थ है। जो वर्ग संपत्ति विहीन है वह प्रथम तो संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समझ नहीं सकता और उसके द्वारा किए गए समाधान अपूर्ण और अनुचित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मानव प्रकृति और स्वभाव के विपरीत। काफी समय से युगों से व्यक्तिगत संपत्ति मानव प्रकृति की अभिव्यक्ति और इसकी सामाजिक स्तर को चिन्हित करती है। यह उसकी प्रेरणा का स्रोत है और उसकी विपत्ति के समय सहारा बनती है। अतः व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करना मानव प्रकृति की उपेक्षा करना है और विकास की गति को अवरुद्ध करना है। इससे व्यक्ति आलसी हो जाता है, आलसी बन जाता है और उसकी उदार, हितैषी, परोपकारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यह भावना नष्ट हो जाती है और व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति में संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव स्वतंत्रता के विपरीत। प्लेटो का साम्यवाद अत्यधिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुंठित करता है। राज्य के जीवन की समृद्धि अत्यधिक केंद्रीकरण पर नहीं बल्कि और प्लेटो का साम्यवाद विभिन्नता की उपेक्षा करता है। इस प्रकार ये कुछ बिंदु के आधार पर विद्वान प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी कुछ लेखकों की मान्यता है कि संपत्ति के साम्यवाद की जो आलोचना है एक तरीके से विवेकहीन है और इतिहास की उपेक्षा है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत संपत्ति का इतिहास केवल 4 से 5,000 वर्ष पुराना है। प्राचीन समाजों में भूमि तथा अन्य वस्तुएं सामूहिक होती थी। प्रारंभिक इकाइयों में संपत्ति सामूहिक थी और आज भी व्यक्तिगत संपत्ति की पवित्रता सामाजिक उपयोगिता पर निर्भर करती है। इन लेखकों का नेक्स्ट तर्क ये भी है कि वर्ग विभेद, जो प्लेटो का वर्ग विभेद है, कार्य विशिष्टीकरण के कारण किया गया है, न कि कटुता और संघर्ष उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट तर्क के विद्वान देते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हानिकारक है। यह सत्य है कि राज्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित अर्थव्यवस्था कुछ समस्याएं उत्पन्न करती है, परंतु यह अनेक गंभीर समस्याओं विशेषकर शोषण का समाधान भी करती है। अनियंत्रित आर्थिक जीवन सुव्यवस्था और शांति उत्पन्न नहीं कर सकता। इन विद्वानों का कहना है कि कुछ आलोचक ये कहते हैं कि संपत्ति समस्या को सुलझाने में असमर्थ होंगे, लेकिन प्लेटो का शासक वर्ग ज्ञान का भंडार है और वह इन समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकता है। इस प्रकार हम प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत संपत्ति के साम्यवाद में देखते हैं कि कुछ विद्वान उसमें कुछ आलोचनाएं बताते हैं, कुछ उनके महत्व को मानकर चलते हैं, अर्थात कुछ उसमें दोष भी हैं और कुछ उसके महत्व भी हैं। नेक्स्ट संपत्ति के साम्यवाद के बाद आता है परिवार का साम्यवाद। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।